गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास शुरू करेंगे जो एफडीआई में चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके कोविड क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए वो हम देखेंगे और एग्रीकल्चर सीरीज़ को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे 20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे या 2 मिनट हो जाएगा हम क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो एफडीआई में हमने देखा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके कारण चाइना ने डब्ल्यूटीओ में जाने की बात कही है। इंडिया को ये बोला है कि एफडीआई में जो चेंज इंडिया ने किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, वो फ्री ट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रहा है और डिस्क्रिमिनेटरी है। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं एफडीआई में। ठीक है, और वो डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हैं। ठीक है, और चाइना को स्पेशली क्यों ऐसा लग रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने क्या रिसेंट चेंज किया एफडीआई पॉलिसी में अपने, उसके साथ साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी क्यों चाइना को लग रहा है और स्पेशली क्यों सिर्फ चाइना को लग रहा है, बाकी देश कोई और क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठा रहा है इस एफडीआई पॉलिसी में चेंज को लेकर। ठीक है, तो अब हम कोशिश ये करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है तो हम डेली एक करंट अफेयर का टॉपिक भी उठाया करेंगे इकॉनमी में। जो हमारा कोर सब्जेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम डेली एक करंट अफेयर का भी टॉपिक उठाएंगे। तो आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है जो एफडीआई में पॉलिसी में चेंजेस आए हैं वो। तो कोई बता सकता है मेरे को कि ऐसे क्या चेंजेस आए हैं एफडीआई पॉलिसी में इंडिया के। जल्दी आंसर दीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। एक एक दो वर्ड का, तीन तीन वर्ड का भी देंगे तो चलेगा। कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया कैन इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। अच्छा, नॉन रेसिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट इन इंडिया नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। रजत का आंसर आया है लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं है, लेकिन एक सही पार्ट इसने पकड़ा है। देखिए, हमने आरबीआई और जब एफडीआई के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कौन कौन से रूट होते हैं। पहला रूट होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में किसी को कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट लाना है, अपना एफडीआई लाना है और 1 महीने बाद आरबीआई को सिर्फ इंटीमेट करना है, मतलब इन्फॉर्म करना है कि हमने पैसा लगा दिया है। ठीक है, अब दूसरे और क्या रूट होते थे, तो एक होता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जिसको बोलते थे एफआईपीबी रूट। ठीक है, तीसरा होता था सीसीईए का रूट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है एफडीआई पॉलिसी में कि इंडिया से जो भी लैंड से जुड़े हुए नेबर्स हैं वहाँ से कोई भी ऑटोमेटिक रूट का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो ऑटोमेटिक रूट के सेक्टर हैं उसमें भी अगर एफडीआई आ रही है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है और उसमें ये भी बोला गया है कि केवल उस देश का पैसा नहीं, उस देश के नागरिक का पैसा जो अगर कहीं और किसी कंपनी में है, जैसे चाइनीज़ आदमी अगर मॉरिशस में कंपनी चला रहा है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो भी ये अलाउड नहीं होगा ऑटोमेटिक रूट में, क्योंकि ये बेनिफिशियल ओनरशिप का कंसेप्ट होता है। बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब है कि ओनर जो है वो चाइनीज़ है लेकिन कंट्री
कौन सी कंपनी की, वो है मॉरिशस। तो उस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर जो है वो चाइना का माना जाएगा, क्योंकि जो उसका मालिक है वो चाइनीज रेसिडेंट है, ठीक है, चाइनीज टैक्स पेयर है। तो इस रूल ने इसको भी बना किया है कि केवल चाइना से पैसा आए या पाकिस्तान से पैसा आए या भूटान से पैसा आए या नेपाल से पैसा आए या बांग्लादेश से पैसा आए या अफगानिस्तान से पैसा आए, हमको उससे भी मतलब है कि हम उसको भी रोकेंगे, और साथ में हम इस चीज़ को भी रोकेंगे कि जो चाइनीज सिटीजन है या पाकिस्तानी सिटीजन है वो दूसरे देश में कंपनी बना के वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में एफडीआई रूट में, हम उसको भी रोकेंगे। तो दोनों तरीके का है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए चाइनीज कंपनी का इंडिया में, या एक ऐसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ जाए जो भले ही इंडिया के बॉर्डर का नहीं हो, लेकिन उसका मालिक जो है उसके कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग में उस आदमी की, वो आदमी है जो हमारे बॉर्डर में रहने वाले देशों का सिटीजन है। तो ये क्यों लाया गया है, क्या रीज़न है, पहले तो ये बता दीजिएगा कि इसमें कोई डाउट है कि नहीं है। हमने ये चेंज किया है कि एफडीआई में जो ऑटोमेटिक रूट होता था, जहाँ पे बिना किसी परमिशन के कोई भी कंपनी पैसा लगा देती थी इंडिया में और 1 महीने बाद इन्फॉर्म बस करना होता था, उसमें हमने बोला है कि इंडिया के साथ जो लैंड का बॉर्डर रखते हैं वहाँ की कंपनियां इंडिया में अब ऑटोमेटिक रूट से पैसा नहीं लगा सकती। साथ ही साथ वहाँ के नागरिक यदि किसी और देश में कंपनी चलाते हैं, वो कंपनी के थ्रू भी ऑटोमेटिक रूट से पैसा नहीं ला सकती है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट इस चेंज का। इसमें कोई डाउट है तो मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे आगे कंसेप्ट में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये क्यों WTO में जा रहे हैं लोग। किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब ये चेंजेस क्यों किए गए, अब चेंजेस ये हो रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक IMF ने भी इंडिया के ग्रोथ के प्रोजेक्शन को 1.9% देखा है, कई तो बार्कलेस का जो एस्टिमेट आया है वो 0% पे है। बाकी सारी देश भी इसी स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, इसी रिसेशन के दौर को देखते हुए देख रहे हैं कि शायद रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। इस समय पे हमारी कंपनीज वल्नरेबल होती हैं, क्योंकि अब देखिए वो कंपनीज जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो शेयर मार्केट में उनके शेयर का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, मेरी कंपनी का भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण मेरी कंपनी का काम ठप पड़ा हुआ है, तो मेरे कंपनी का शेयर जो मार्केट सेंटिमेंट डिसाइड करता है उसका प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो ऐसे समय पे मौका मिलता है लोगों को कि जो शेयर खरीद के कंपनी में हिस्सेदारी ले लें। और चाइना जो जैसा देश है उसके पास बहुत तगड़ा फॉरेन रिजर्व है, उसके पास बहुत बड़ा इकोनॉमिक कुशन है, तो ऐसे मौके पे इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज को चाइना जो है वो ओवरटेक कर सकता है, मतलब ओनरशिप उसकी इंडियन के बजाय चाइनीज हो जाएगी। तो हमारे देश में इंडियन कंपनीज को ऐसे कठिन समय पर कोई कंपनी बाहर की ओवरटेक ना कर सके, इसलिए ये नियम लाया गया है। जैसा कि साकेत ने लिखा है कि चाइना ने HDFC में 1% का शेयर खरीदा था। वैसे भी चाइनीज कंपनी ऑलरेडी HDFC में शेयर रखती थी, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने भी अपना शेयर को बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि पहली बार खरीदा है, पहले भी खरीदा था, अब फिर खरीद रहे हैं। तो ये देखा गया कि क्योंकि चाइना ने कोरोना वायरस को पहले काबू में कर लिया था और उनका इकोनॉमिक जो था वो जो पहले -10% 12% का नुकसान झेला था, अब वो ऊपर आ रहा है, रिबाउंड कर रहा है। तो ऐसे समय पर
वहाँ की कुछ कंपनीज हैं वो ये कोशिश कर सकती हैं कि बाकी देशों की कंपनी को कैसे वो ओवरटेक कर सकती हैं। ओवरटेक करने का तरीका क्या होगा, आप शेयर होल्डिंग अपनी 50% से ज़्यादा कर दीजिए तो आपका मालिक दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया जा रहा था। ठीक, अब इस ऐसी कंपनीज को जो हमारे देश की कंपनी है, चाहे वो फार्मा कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो या डिफेंस इक्विपमेंट की कोई कंपनी हो, वैसी कोई कंपनी को कोई ओवरटेक ना कर सके, बाहरी व्यक्ति ओवरटेक ना कर सके, तो हमारी कंपनी की ओनरशिप को सेफगार्ड करने के लिए ये नियम उठाया गया, ये कदम उठाया गया। तो अब इसमें क्या केवल इंडिया ऐसा देश है जो ये काम कर रहा है या और भी देश है जो ये काम कर रहे हैं? कोई आंसर दे सकता है इसका? 15 सेकंड का टाइम है। क्या केवल इंडिया है जिसने ऐसा पॉलिसी में चेंज लाया है या और भी देश हैं जो ऐसा पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं? बताइए। और भी कंट्रीज कर रही हैं, एग्जांपल दे सकते हैं? रजत ने दिया है आंसर कि और भी कंट्रीज ऐसा रिफॉर्म ला रही हैं, तो ऐसे एक आध कंट्री का नाम बताइए। ईयू, ईयू ने, हाँ बिल्कुल सही, यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। उन्होंने क्या केवल बाउंड्री वाली कंट्री को बोला है या सारी कंट्रीज के लिए बोला है? ये अब ध्यान में देखना जरूरी है कि हमारे देश का जो नियम हमने चेंज किया है और बाकी देश जैसे कि फ्रांस है, इटली, जैसे ईयू के देश हैं, यूरोपियन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन्होंने भी नियम चेंज किया है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ये सारी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। मतलब बाहर की कोई भी कंपनी होगी, वो किसी भी देश को बिलोंग करती हो, तो भी वो डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकती उसके देश में। वहाँ के सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन इंडिया ने इसमें थोड़ा सा एक चेंज किया है कि उसने सिर्फ बॉर्डर कंट्रीज को टारगेट किया है। उसने विश्व की सारी कंपनीज को नहीं रोका है, सिर्फ अपनी बॉर्डर वाली कंपनीज को रोका है। तो ये डिफरेंस है आपके ईयू के या ऑस्ट्रेलिया के एक्शन में और इंडिया के एक्शन में। ठीक है, तो ये फर्क आ रहा है आपका। और क्या है? ठीक है, उसके बाद और क्या आप फर्क सोच सकते हैं कि चाइना अब इसमें क्यों जाना चाह रहा है डब्ल्यूटीओ में, और स्पेसिफिकली इंडिया के खिलाफ क्यों जा रहा है डब्ल्यूटीओ में? तो ये चेंज जो किया है इंडिया ने, केवल अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, लैंड बॉर्डर वाली कंट्रीज को रोकना एफडीआई लगाने से और बाकी देशों को ये अपॉर्चुनिटी देना, ये चाइना के हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जो इंडोनेशिया ने किया है, जो यूरोपियन देशों ने किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि सारे देश, मतलब वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया, अपने नेबरिंग कंट्रीज को और बाकी विश्व के देश को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसीलिए चाइना ये बोल रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इसलिए वो डब्ल्यूटीओ जाना चाह रहे हैं इस केस को लेते हुए। ठीक है, तो ये जो हमारा एफडीआई था उसमें चेंजेस हुए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों चेंजेस लाया गया है, क्यों इंडिया का चेंज बाकी देशों ने जो चेंज किया है उससे अलग है, और क्यों चाइना को ये चेंज डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है और वो क्यों डब्ल्यूटीओ जाना चाह रहा है। ये हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक है। साकेत का भी आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेटरी एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, तो अभी आप लोग ये इसको रिवाइज करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और भी इसमें जो डेवलपमेंट होगा आप उसके बारे में अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो जीडीपी का लगभग 17-18% है। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन 17-18% है जो
आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज, मतलब कि आपका पोल्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, इन सब से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्पोर्टेंस है हमारे देश की जीडीपी में। उसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंस है कि अराउंड 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार, लगभग 50% लोगों को रोज़गार जो है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इंडिया में ऑलमोस्ट 17 से 18% ऑफ जीडीपी है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा रूरल इंडिया का जो बेस है वो एग्रीकल्चर बनाता है। रूरल इकोनॉमी का जो बेस है वो एग्रीकल्चर बनाता है। ठीक है, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम चल रहा है जिसका बैकबोन इंडियन एग्रीकल्चर का रोबस्टनेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती हैं। अगर हमको बात करना है अगर हमको लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर उठाना है, हमको लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाना है, तो हमको अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमको अगर वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रोकना है, अगर हमको मेगा फूड पार्क बनाना है, अगर हमको फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देना है, तो हमको इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमेशा से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पन जो सभ्यता है, उस समय पे भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से एग्रीकल्चर का शेयर जो जीडीपी का है वो गिरते हुए अभी इस लेवल पे आया है, लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही एग्रीकल्चर का जीडीपी का शेयर कम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो भी अभी भी वैलिड है। हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, वो क्या है वो आप बताएंगे मुझे, जवाब दीजिए कि हमने एग्रीकल्चर जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड 2 अनएम्प्लॉयमेंट के हमने टाइप पढ़े थे, वो टाइप क्या होते हैं आप बताएंगे मुझे। बताइए, अभी पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में? एग्रीकल्चर को हम एक 2-3 लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे। हाँ, महेश का आंसर आ गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल है या सीजनल है? सृजन का आंसर सही आ गया है। साइक्लिकल होता है या सीजनल होता है? डिस्गाइज्ड तो समझ में आ गया। डिस्गाइज का मतलब होता है कि आपका जितने लोग काम करने के लिए एक्चुअली में ज़रूरी है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आप साइक्लिकल और सीजनल में डाउट है, तो साइक्लिकल है या सीजनल है वो बताइए आप लोग, सीजनल या साइक्लिकल? देखिए, सीजनल बोलेंगे क्योंकि साइक्लिकल जो है वो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं कि बिजनेस साइकिल का मतलब ये होगा कि बिजनेस साइकिल कभी ऊपर जाता है, कभी जो रिसेशन का टाइम रहता है उस समय नीचे जाएगा तो उस समय जॉब जाएंगी, जब ऊपर जा रहा होगा तो लोगों को जॉब मिलेंगी, और जब उसका साइकिल नीचे आ रहा होगा तो उसकी जॉब जाएगी। ये सीजन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है। लेकिन एग्रीकल्चर के केस में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल होता है, मतलब जब आपका बुआई या जुताई का सीजन है उस समय ज़्यादा काम मिलेगा, लेकिन जब फसल लगी हुई है उस समय आपको काम नहीं मिलता है, तो आपको रोजगार जो मिल रहा है वो सीजन पे पर डिपेंड करता है, और बेरोजगारी जो है वो सीजन में दिखती है, इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, साइक्लिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अब मुझे ये बताइए कि अभी कोरोना वायरस
के टाइम पे अगर हम करंट अफेयर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो हमारे देश में कोरोना वायरस से लड़ने का काम करेंगी। हमारे देश में कोरोना वायरस के टाइम पे उस सेक्टर में जो आपको चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं या सरकार का स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है वो क्या है। करंट अफेयर्स में आप एग्रीकल्चर से क्या रिलेट कर सकते हैं वो भी बताइए। अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, जल्दी आंसर बताइए। पहला, कोविड के समय पे जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्या अभी भी हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, नहीं ये गलत बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। बताइए बताइए। एग्रीकल्चर जो है वो उसको परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर सो दे गेट लाइवलीहुड। अभी भी तो डायरेक्टली फार्मर से खरीदते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो आप बोल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली फार्मर से खरीद रहे हैं, अभी भी फार्मर से खरीदा जाता है डायरेक्टली। जो शासन होता है जब एमएसपी अनाउंस करता है तो वो शासन खरीदता है एमएसपी पे डायरेक्टली फार्मर से, इसमें चेंज क्या हुआ है? बताइएगा। देखिए बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी कोविड के समय पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपने क्या देखा है? कोविड का समय, हमारा लॉकडाउन का जो समय था वो था मार्च अप्रैल का। इस समय क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो रबी की फसल लगी हुई है उसको हार्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। हार्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मजदूर चाहिए, ठीक है। तो लॉकडाउन के समय ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको मशीनों की ज़रूरत होगी, आपको मजदूर की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको चाहिए कि एक मंडी ओपन रहे, उसके बाद चाहिए कि स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल रहे। अब सब ये सब आपका रेडी रहेगा, किसान ने गांव में अपने फसल को उगी हुई है उसको काट लिया, ठीक है, उसको बोरे में बांध लिया, वहाँ पे मंडी खुली हुई है, मंडी के पास स्टोरेज भी है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था लॉकडाउन के समय पे कि ट्रांसपोर्ट रुका हुआ था, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो सरकार ने इसके लिए क्या क्या चेंज किया? सरकार ने पहली बात क्या किया कि तुरंत जैसे ही पहला फेज लॉकडाउन का खत्म हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया। मतलब कि जो आपका रबी का सीजन चल रहा था तो उसका हार्वेस्ट करने का काम, उसको एग्रीकल्चर लेबर प्रोवाइड करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट को शुरू करने के लिए कहा। वैसे भी जो आपके गांव है जहाँ पे खेती होती है वो आपके ग्रीन जोन में आते हैं, ज़्यादातर कोरोना के ग्रीन जोन में है, तो वहाँ पे मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए आपका खेत को हार्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि मनरेगा से इसको लिंक किया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला जो काम है जो गांव में हो रहा है उससे मनरेगा को लिंक किया जाएगा ताकि लोगों को वेज मिलना शुरू हो जाए। जो लॉकडाउन के समय जो डेली का कमाते हैं और डेली का खाते हैं उन लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया था, तो सरकार ने एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को मनरेगा से लिंक करते हुए काम को शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन कोविड के पर्सपेक्टिव में क्योंकि हमारा देश लॉकडाउन देख रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। उसके बाद
ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपने एसेंशियल सर्विस में डाल दिया है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, आपका पीडीएस सिस्टम, क्योंकि जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था कोरोना वायरस से निपटने के लिए, पहला जो स्टिमुलस पैकेज था फाइनेंस मिनिस्टर का, उसमें ये बोला गया था कि स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए और हमारे यहाँ जो डेली वेज लेबरर हैं, हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अनाज देने का काम भी सरकार करेगी, जिसमें ना सिर्फ चावल या गेहूं होगा, उसके साथ साथ दाल, उस एरिया के हिसाब से, उस एरिया में उपजे जाने वाली दाल, उस एरिया में खाई जाने वाली दाल को दिया जाएगा, ठीक है। 1 किलो या 5 किलो है वो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, लेकिन चेंज किया गया था कि आपको एग्जिस्टिंग पीडीएस में ओवर एंड अबव जो आपका अभी का इंटाइटलमेंट है, जो आपको अभी मिल रहा था, उससे ऊपर चावल और दाल उसका प्रावधान किया गया था। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। साथ ही साथ रबी क्रॉप जो हमारी तैयार खड़ी थी उसको इंश्योर करने के लिए सेकेंड राउंड ऑफ आपके जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन है उसमें रियायत दी गई है। साथ ही साथ अब ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो खाद्यान्न भंडार है वो रबी क्रॉप को आपका खरीदने के बाद उसको तुरंत फिल कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोरोना वायरस से लड़ाई लंबी चलेगी तो हमारा खाद्यान्न भंडार पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए पहली बार क्या ध्यान में दिया गया है कि रबी की फसल जो तैयार थी उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको बेचने के लिए पहली तो एग्रीकल्चर लेबर को इकट्ठा किया गया है, उनको काम दिया गया मनरेगा के तहत। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एसेंशियल सर्विस में डाला गया है, उसके बाद मंडी को खोला गया है, ठीक है। तो ये 3 काम बड़े काम किए गए हैं। उसके बाद डायरेक्टली ये काम को ध्यान में रखते हुए पीडीएस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की बात कही कि हम पीडीएस को भी दुरुस्त करेंगे ताकि जो आपका पैकेज अनाउंस हुआ था उसके तहत लोगों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न को बांटा जा सके, ठीक है। तो ये चेंजेस कोविड से रिलेटेड थे। अब मुझे ये बताइए कि जब गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, धान खरीद रही है, वीट खरीद रही है, तो वो किस प्राइस पे खरीदती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हमारे देश में खाद्यान्न को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब इसका अनाउंसमेंट कब होता है और कौन करता है, आप ये बताइए मुझे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको किसके रिकमेंडेशन पे अनाउंस करते हैं और कब अनाउंस करते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, और ये एमएसपी का समझना और मंडी को समझना और एपीएमसी एक्ट को समझना और रिफॉर्म को समझना, उसके लिए एमएसपी हमारा बेस है, तो उस पर ही आगे बढ़ेंगे। तो बताइए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी को अनाउंस करती है तो किसके रिकमेंडेशन पे अनाउंस करती है? कोई बता सकता है? कब अनाउंस करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको लॉजिकली कब अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, जब आपने फसल बो दी है या बोइंग सीजन शुरू करने से पहले। बुआई का जो सीजन है, सोइंग सीजन है, उसको शुरू करने से पहले होना चाहिए। अनूप ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है और रजत ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, इसके रिकमेंडेशन पे ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, इसके रिकमेंडेशन पे एमएसपी को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब ये कब अनाउंस किया जाएगा? बुआई करने से पहले। इसका कारण क्या है? कारण एकदम लॉजिकल है कि किसान को पता होना चाहिए कि
कौन सी फसल के लिए उसको अच्छे दाम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो बुआई है उसका सीजन शुरू होने से पहले गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। कैबिनेट सॉरी कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, CCEA नहीं है, जो ऋषभ ने लिखा है वो गलत है। बुआई सीजन से पहले कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो कमीशन है या ये जो कमेटी है ये इसको अनाउंस करेगी। ठीक है, अब क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य मैक्सिमम प्राइस है जिसपे किसान अपने उपज को बेच सकता है, या न्यूनतम प्राइस है जिसपे किसान अपने खाद्यान्न को बेच सकता है, ये बताइए। MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्या किसान उससे ऊपर के दाम पर भी अपने उपज को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? क्या उससे ऊपर भी किसान अपने उपज को बेच सकता है? नाम में मिनिमम है तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। तो इससे ऊपर किसान अपने उपज को बेच सकता है या नहीं बेच सकता? बेच सकता है। ठीक है, जो CACP MSP बोलता है वो किसान उस प्राइस पे अपने फसल को बेच सकता है, वो न्यूनतम मूल्य है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई किसान का सामान खरीदने के लिए रेडी नहीं है तो हमारी सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान का माल खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से गारंटी है, जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में, जो अंडर राइटर करता था। अंडर राइटर आपकी कंपनी की कुंडली बनाकर, जिसको रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट कहते थे, वो मार्केट में आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रचार करता था और साथ में ये गारंटी भी देता था कि आपका प्रोडक्ट अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इतना तो खरीद ही लूँगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक तरह से गाइडलाइन तय कर देती है कि ये गाइडलाइन रेट है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल है तो उतना न्यूनतम तो सरकार दे ही देगी उस प्रोडक्ट का। अगर किसान उतने पे सरकार को बेचना चाहता है तो अच्छी बात है, अगर उससे ऊपर किसी और को बेचना चाहता है मंडी में जाकर तो भी वो बेच सकता है, लेकिन 1600 रुपये एक तरह से गाइडलाइन तय कर देता है। ठीक है, तो जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है आपको पता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर अंतर्गत आता है? किस डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री तो आसान हो गया, मिनिस्ट्री तो आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये पता है आपको? जिसको पता है वो बताएगा। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उसके अंतर्गत आता है आपका CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो तय करता है MSP और जो बुआई के सीजन मतलब सोइंग सीजन से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है। क्या ये भारत में बोए गए सारे के सारे खाद्य पदार्थों के लिए अनाउंस किया जाता है? क्या MSP भारत में बोई जाने वाले सारे के सारे फसल के ऊपर अनाउंस किया जाता है या कोई लिमिटेड नंबर है जिसके लिए अनाउंस किया जाता है? नो सर, यस सर के आगे आंसर भी होना चाहिए क्योंकि आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। एक तरफ याद आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि 5 डिफरेंट क्रॉप के लिए, और क्या है?
23 क्रॉप हैं, सही जवाब आ चुका है। 23 ऐसे क्रॉप हैं जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो 23 क्रॉप हैं जिसके लिए CACP अनाउंस करेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप मेरे को बेनिफिट्स बताइए, MSP के क्या बेनिफिट हैं? किसने लिखा था शुगर केन के लिए अलाउंस नहीं होता है? गलत है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्रॉप के अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, 23 क्रॉप होते हैं, उसमें 7 तो होते हैं सीरियल। सीरियल का मतलब हो गया आपका पैडी मतलब धान, दूसरा हो गया आपका गेहूं, तीसरा हो गया आपका मेज मतलब मक्का, चौथा हो गया आपका सोरगम, पांचवा हो गया आपका बार्ले, फिर हो गया रागी, फिर हो गया पर्ल मिलेट। ठीक है, 7 तो होते हैं खाद्य पदार्थ मतलब सीरियल। 5 तो होती हैं आपकी दालें, जिसमें ग्राम होगा, तूर होगा, मूंग होगा, उड़द होगा, और शायद लेंटिल में मूंग होगा, और क्या लेंटिल को पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आप 5 दालें हैं, 7 सीरियल हैं। उसके बाद आपका ऑयल सीड मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, उसका तेल हो गया आपका, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया, सिसमम का तेल हो गया, नाइजर का तेल हो गया, ये होगा। और 4 कमर्शियल क्रॉप होते हैं जिसमें आता है कोपरा, शुगर केन, कॉटन और जूट। तो 4 कमर्शियल क्रॉप हैं जिसमें शुगर केन भी आता है, और शुगर केन के लिए MSP अनाउंस किया जाता है। तो 7 तो हो गए आपके सीरियल, 7 हो गए आपके तिलहन वाले क्रॉप, 5 हो गए आपकी दालें, और 4 हो गए आपके कमर्शियल क्रॉप जिसमें शुगर केन आता है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि शुगर केन के लिए MSP अनाउंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तिलहन 5 हैं, 7 आपके सीरियल हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। उसके बाद आपका आता है दाल। दाल में आपकी 5 दालें आएंगी। उसके बाद आएगा आपका 7 तिलहन है, सॉरी तिलहन 7 है, और दाल वाली 5 हैं, और 4 हैं आपकी कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप में शुगर केन, क्योंकि यूपी और शुगर केन का जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है, साथ ही साथ महाराष्ट्र और शुगर केन का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। और अभी अभी आप बताइए, अब मेरे शुगर केन को लेके थोड़ा सा पोक कर दिया है, तो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि शुगर केन इंडस्ट्री को लेके और कोरोना वायरस को लेके क्या अभी न्यूज़ में कुछ चीज़ें आई हैं? शुगर केन इंडस्ट्री किस तरीके से कोरोना वायरस में मदद करने के लिए आगे आया है? ठीक है, बताइए। जो हमारा शुगर केन, क्योंकि एक ने लिख दिया था कि शुगर केन के MSP नहीं आता है, तो वो हमने बता दिया कि नहीं, शुगर केन के MSP आता है। और टोटल 4 कमर्शियल क्रॉप हैं जिसमें कोपरा भी आएगा, शुगर केन भी आएगा, कॉटन भी आएगा, और जूट आएगा। ये 4 चीज़ें हैं। रजत का बहुत बढ़िया आंसर आ गया है। महेश का आंसर आया है लेकिन अधूरा आंसर आया है। अल्कोहल मतलब अल्कोहल आपका अधूरा आंसर है। रजत ने सही आंसर दिया है कि शुगर केन इंडस्ट्री ने बोला है कि वो आपका उसमें आएगा, आप हैंड सैनिटाइज़र में, क्योंकि कोरोना वायरस को मारने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए 70% एंड अबव अल्कोहल का सैनिटाइज़र चाहिए। कोई भी हैंड सैनिटाइज़र नहीं चलेगा, 70% एंड अबव का हैंड सैनिटाइज़र चाहिए। तो जो शुगर इंडस्ट्री है उन्होंने बोला है कि हम शुगर से अल्कोहल बनाएंगे,
हैंड सैनिटाइज़र के लिए अल्कोहल बनाएंगे और हमारे यहाँ खुद ही हैंड सैनिटाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एमएसपी के फायदे देख लेते हैं। तो हम पहला फायदा एमएसपी का होता है क्या, कि डिस्ट्रेस सेल जो है वो फार्मर डिस्ट्रेस सेल है, जो पैनिक करके एक किसान अपने फसल को बेचता है उसको रोकता है। तो पहला काम है एमएसपी का डिस्ट्रेस सेल से फार्मर को बचाना। तो किस तरीके से होगा, जब हम देखते हैं डिमांड और सप्लाई, तो एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आपने बम्पर पैदावार की है तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर किसान ने बहुत मेहनत की है, बम्पर पैदावार लिया है, तो उसको नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दी अपने प्रोडक्ट की। जब सप्लाई ज़्यादा कर दी अपने प्रोडक्ट की तो उसका दाम भी मार्केट में कम होगा। तो एक तरह से किसानों को पनिशमेंट मिलता है अच्छा काम करने का, एफिशिएंट काम करने का, जो कि यूनिक है एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो ऐसे समय पर जब बहुत ज़्यादा पैदावार होती है तो कई जगह न्यूज़ में आता है कि किसानों ने टमाटर सड़क पे फेंक दिया, किसानों ने गोभी सड़क पे फेंक दिया। ठीक है। और कई बार किसान 25 पैसे में 1 किलो टमाटर बेचते हैं, गोभी 1 रुपए में बेचते हैं। ये समय भी देखना पड़ता है किसानों को, क्योंकि उनके पास जो है स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। कई बार ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना इतना महंगा हो जाता है कि किसान का लागत भी निकलता नहीं है, उससे निगेटिव में उसको पैसा मिलता है, मतलब लॉस होता है उसको। ठीक है। कई मंडियों में कई किसानों ने बिल दिखाया है कि उनके बिल में माइनस में वैल्यू लिखी गई है, मतलब किसान को अपना प्याज बेचने के लिए, अपना गोभी बेचने के लिए, अपना टमाटर बेचने के लिए मंडी को पैसा देना पड़ गया। वो क्यों देना पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपका किसान को डिस्ट्रेस सेल कराती हैं, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है मार्केट में, तो उस चीज़ से बचाने का काम एमएसपी करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। किसान को गारंटीड है कि उसने अगर इन 23 फसलों में से कोई एक फसल उगाई है, अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा भी हो गई है, मार्केट में प्राइस बहुत कम भी हो गया है, फिर भी गवर्नमेंट उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान को खरीद लेगी। पहला एक चीज़ है। दूसरा है कि जब किसान बुआई कर रहा है उसके पहले एमएसपी का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है, कि इतना तो इस क्रॉप से मुझे फ़ायदा हो ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे उस बीज खरीदने का खर्चा इतना है, मेरे लेबर का खर्चा इतना बैठेगा, मेरे बुआई का खर्चा टोटल इतना बैठेगा, इरिगेशन का खर्चा इतना बैठेगा, उसको हार्वेस्ट करने का खर्चा इतना बैठेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान उस क्रॉप को उगाएगा अपने खेत में जिसके लिए उसको सबसे अच्छा प्रॉफिट होने का चांस है। तो एमएसपी आपको, किसानों को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करती है। ठीक है। अब आते हैं, एमएसपी एक तरह से मार्केट के लिए गाइडलाइन बनाने का काम करती है। ठीक है। तो मार्केट के लिए गाइडलाइन का काम करती है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के लिए एमएसपी एक गाइडलाइन का काम करेगी। ठीक है।
जो एफआरपी का कंसेप्ट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले कुछ डाउट्स आए हुए हैं, वो मुझे दिखा हुआ है, उसको डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे कि शुगर केन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है हमारा। ठीक है, तो तीन जो चीज़ें थी वो हैं, पहला डिस्ट्रेस सेल से बचाना, दूसरा इन्फॉर्म डिसीजन करना, तीसरा बेंचमार्क फॉर प्राइवेट प्लेयर, की एक तरह से गाइडलाइन बन जाएगी कि इतना प्राइवेट प्लेयर को मार्केट में देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि ये पेन 5 रुपए में खरीदेगी ही खरीदेगी गवर्नमेंट, तो अगर प्राइवेट प्लेयर को अगर पैसा ऑफर करना है तो क्या वो 5 से ऊपर ऑफर करेगा या नीचे ऑफर करेगा? वो ऊपर ही ऑफर करेगा, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसीलिए जो एमएसपी होती है वो एक गाइडलाइन रेट तय कर देती है। ठीक है, तो उसको फिर आपका प्राइवेट प्लेयर को अगर उसको प्रोक्योर करना है, जैसे आईटीसी है या बिग बाजार की कोई जैसी बड़ी कंपनीज हैं जिनको बहुत सारा अपना सामान रखना है, या फिर आपका आटा बनाने वाली कई कंपनी जिनको गेहूं चाहिए, तो उनको उस 5 रुपए से ज़्यादा ऑफर करना पड़ता है। तो इसलिए एक तरह से गाइडलाइन या बेंचमार्क तय कर देती है। तो ये हो गया एमएसपी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है। एफआरपी जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, वो हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस भी एमएसपी से ही ओरिजिनेट होता है, इसीलिए शुगर केन को भी एमएसपी में रखते हैं। और एक और गाइडलाइन रहेगी शुगर के लिए, वो होगा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, तो हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। तो अभी तक आपको कोई डाउट है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एमएसपी है वो 23 क्रॉप के लिए अनाउंसमेंट होता है, जिसमें आपका शुगर केन भी आता है। ठीक है, कोई डाउट है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक लो इनकम ट्रैप के बारे में पढ़ा था फार्मर्स के, वो क्या होता है। अब एमएसपी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके डाउट्स आ नहीं रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 23 क्रॉप यार, आप वेबसाइट पे जाइएगा, सीएसीपी के वेबसाइट पे जाइएगा और वो सारे के सारे क्रॉप के नाम आपके आ जाएंगे। वो बताने का मतलब नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं, 7 सीरियल हैं, 5 दालें हैं, 7 आपके ऑयल सीड हैं और 4 आपके कमर्शियल क्रॉप हैं। तो ये 23 क्रॉप हैं जिसके लिए एमएसपी का अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, चक्रीय मतलब आपका साइक्लिकल बेरोजगारी है, उसको रिपीट करने की बात की जा रही है। चक्रीय साइक्लिकल ही होगा ना। ठीक है, तो देखो, सीजनल और साइक्लिकल दो टाइप का बेरोजगारी होता है। हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो बेरोजगारी स्पेसिफिकली पढ़ी थी। पहला था आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जितना काम करने के लिए लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्गाइज। साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे बिजनेस कोई प्रोडक्ट है, जैसे पेन का ही प्रोडक्ट लेते हैं, पेन हमारा बहुत काम आता है एग्जांपल देने के। तो ये पेन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो इस पेन को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आएंगी, वो लोगों को जॉब देंगी ताकि इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बहुत फेमस हो गया है, कोई बॉलीवुड में कोई मूवी बनी है, उस मूवी में हीरो ने ये पेन का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको सप्लाई करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है तो उतना रोज़गार मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक आपका इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या कंसेप्ट का नाम है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी को पता है लॉ क्या होता है?
ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, ये लॉ कहता है कि अगर सभी चीज़ों को बराबर मान दिया जाए, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर सब चीज़ को बराबर मान लिया जाए, सारी चीज़ें कांस्टेंट मान ली जाएं, जैसे इकोनॉमिक्स में हम मानते हैं, सपोज करिए कि सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है उस प्रोडक्ट का, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी जो आप डिराइव करते हैं हर कंजम्पशन के साथ, वो कम होते जाती है। तो ये तो हो गया इंग्लिश का डेफिनेशन कि अगर सब कुछ इक्वल मान दिया जाए, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वैसे ही उसकी जो यूटिलिटी होगी हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ वो डिक्रीज होते जाएगी। ऐसे में समझ में नहीं आएगा, ऐसे में मेरे को भी समझ में नहीं आया था। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप एक बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, जो आपका फेवरेट बिस्किट है, सब कुछ कांस्टेंट मान ले, मतलब पूरी दुनिया में सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आपको वही बिस्किट का पैकेट पसंद है खाने का, वही ब्रांड पसंद है, वही फ्लेवर पसंद है। ऐसा नहीं कि कोई चॉकलेट बोल रहा है तो कोई बोल देगा नहीं मुझे चॉकलेट तो पसंद नहीं है, नहीं, आपको जो बिस्किट पसंद है आप उसका एग्जाम्पल मान के चलिए, सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दीजिए, लाइक डिसलाइक, ये ज़्यादा पसंद वो कम पसंद, वो नहीं, जो आपका फेवरेट बिस्किट है आप उसके बारे में सोचिए और सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप उस बिस्किट का पहला टुकड़ा उठा के खाते हैं, और जब धीरे धीरे खाते जाते हैं और वो बिस्किट खत्म होते जाती है, तो जब आखिरी टुकड़ा आप खाते हैं, तो जो आपको उस बिस्किट की यूटिलिटी या उस बिस्किट को के लिए आपका जो प्यार था वो उतना ही रहता है या कम होते जाता है? आप लॉजिक से सोचिए, जब आप ऐसा करते भी होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे लोग हैं जो अपने फेवरेट चॉकलेट को या अपने बिस्किट को खाते होंगे, तो जब आप पहला बाइट लेते हैं और आप जब उस बिस्किट का आखिरी बाइट लेते हैं, तो क्या आपको उस बिस्किट की उतनी ही यूटिलिटी लगती है, या हर बाइट के साथ साथ, हर बिस्किट के टुकड़े के साथ साथ उसकी यूटिलिटी कम होती हुई दिखती है? जी बिल्कुल, ये वाइन के लिए भी होगा, लेकिन वो बोतल है, उसको आप मान के चलिए कि आपने वाइन की बोतल खोली है और पहला पैक बनाया है, उसके बाद जब आप लास्ट पैक बनाते हैं, तो क्या आपको उसका यूटिलिटी उतना ही दिखता है? जब सब चीज़ आप कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो उसको उतना ही आप मानेंगे, पहले जो आपका सिप था उस वाइन के ग्लास का और जो आखिरी सिप था वाइन के ग्लास का, ठीक है, तो वो उतना ही रहेगा या कम होते जाएगा? ठीक है, अब साकेत का आंसर है वो सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के नहीं चल रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है, जब आप बिस्किट ले लो या चिप्स ले लो, उसका जब पहला बाइट लेते हैं, बहुत टाइम बाद आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको अंकल चिप्स खाने को मिलेगा, और जब पहला आप बाइट खाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन बार 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 आपने बहुत सारा चिप्स लेके आया है, आपने 1 किलो करीब चिप्स लेके आप आ गए हैं, तो पहला बाइट जब खाते हैं तो आपको मज़ा आता है, फिर दूसरा खाएंगे तो भी मज़ा आएगा, लेकिन जो पहले बाइट में फीलिंग आई थी वो नहीं आएगी। लेकिन धीरे 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 आप क्या कर रहे होते हैं, आप धीरे 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 जब तीसरा बाइट लेंगे, चौथा बाइट लेंगे, पांचवा लेंगे, छठा लेंगे, आपने तो अब 1 किलो चिप्स लाया है, क्योंकि जब जो आप इंतज़ार कर रहे थे इस चिप्स के मार्केट में आने का, तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट था, तो उस एक्साइटमेंट में आप बहुत सारे चिप्स ले आए, 1 किलो चिप्स लेके आए हो, 1 किलो चिप्स में 500 पीस होंगे, 1000 पीस होंगे। पहला बाइट में तो बड़ा मज़ा आया कि क्या जन्नत दिख गया मेरे को चिप्स खा के या बिस्किट को खा के, लेकिन धीरे 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 जब आप उसी फ्लेवर को बार बार खाते हैं, उसी फ्लेवर को आप बार बार महसूस करते हैं, वही बाइट आपको बार बार मिल रहा है, तो उसका वैल्यू आपको कम लगने लगता है। जब आपके पास पहली बार चिप्स आता है जिसको आप खाए नहीं है कभी, तो उसके पहले बाइट में जो उसकी यूटिलिटी लगती है कि ये तो हमने अमृत खा लिया आज, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप बाइट लेते जाते हैं, जब आप आधे किलो के काउंट पे पहुंचते हैं और 750 ग्राम के काउंट पे पहुंचते हैं, आप 1 किलो के काउंट पे पहुंचते हैं, तो आप उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या ही खा रहे हैं यार, ये तो हमको इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसको खाने में जो पहली बार खाने में आया था। ठीक है,
तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी भाषा में। इंग्लिश की भाषा में क्या है कि जब सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, तो जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे किसी चीज़ को तो उसकी जो यूटिलिटी है, एक बिस्किट के पैकेट की यूटिलिटी क्या है, आपको स्वाद प्रोवाइड करना, आपका पेट भरना, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको खाते जाएंगे आपकी बॉडी उस स्वाद को एक्यूमुलेट करते जाएगी, आपका पेट भरता जाएगा, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपका पेट भर भी गया होगा फिर भी आप खाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो पहले खाली पेट वाले बाइट में आया था। तो ये है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि इफ एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट देन with each consumption the marginal utility of the product will decrease, ठीक है। तो यही चीज हमने, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों लाई थी, क्योंकि वाइन में और बिस्किट में और चिप्स में ये हम कोर जो था वो भूल गए कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, या मैं भूल गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने लाया क्यों था। तो कोई बता सकता है कि हमने ये पॉइंट क्यों डिस्कस करना शुरू किया था, या किसी को डाउट है तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं, तब तक शायद मुझे याद भी आ जाए। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आलोक का डाउट था कि हमने इस पेन को, जब ये एक हीरो ने पकड़ के इस मूवी में इस पेन से साइन किया था तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। तो पूरा का पूरा जो आसपास का बिजनेस था, पेन का बिजनेस था, वो इस पेन को बनाने में लग गया। तो फैक्ट्रियां बढ़ी, तो लोग को जॉब मिलना शुरू हुआ, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ इस पेन को बनाने के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने अपना काम करना शुरू किया तो लोग भी इस पेन से उकता गए कि यार एक ही तरीके से लिखता है, यही डिज़ाइन है और यही सबके पास है, तो धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होने लगेगी। तो जब धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होने लगेगी तो बिजनेस साइकिल जो पहले बूम किया, मतलब बिजनेस साइकिल पहले नीचे से शुरू किया, बढ़ते गया, उसकी डिमांड बढ़ते गई, तो लोग को रोजगार भी मिलने लगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे वो नीचे आने लगा। जब धीरे धीरे नीचे आने लगा तो फैक्ट्रियां इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम होती जाएंगी, तो जो फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिलता था वो काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हर बिजनेस साइकिल के साथ होता है, हर बिजनेस का साइकिल अपने तरीके से चलता है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा बूम होती है कि हर कोई वही काम कर रहा होता है उस बिजनेस का, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मजदूर होते हैं उनको बहुत काम मिलता है, बहुत नौकरियां मिलती है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो, जब उसका डिमांड कम होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब अपना खेल खेलती है तो फिर वो नीचे आता है बिजनेस का साइकिल। तो जब बिजनेस का साइकिल नीचे आएगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, और जब साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस के कारण बेरोजगारी होती है तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका सीजन से कोई रिलेशन नहीं कि गर्मी की सीजन में डिमांड ज़्यादा है या सर्दी के सीजन में डिमांड ज़्यादा है, नहीं, ये बिजनेस साइकिल को दिखा रहा है। लेकिन उसी तरीके से जब हम बात करें कि सीजन के ऊपर अगर आपकी बेरोजगारी या रोजगार डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक सीजन जब बुआई का काम चल रहा है तब जॉब मिल रही है, काम खत्म, आपको बुआई का सीजन खत्म, आपको काम मिलना भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जब हार्वेस्ट का सीजन हो गया, जोतने का काम हो गया, तब आपको जॉब मिलेगा, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो सीजन चेंज होने के कारण जॉब अगर आपको नहीं मिलता है, बेरोजगारी आपको आती है, तो उसको बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत डिफरेंट है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने आज जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, हमने पढ़ा है एमएसपी के बारे में, हमने पढ़ा है आपका इसके बारे में, एफडीआई पॉलिसी में जो चेंज हुआ था उसके बारे में। तो इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि हम उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक भी कवर करेंगे।
कोई और टॉपिक, कोई भी डाउट हो, किसी टॉपिक को दोबारा रिपीट करना हो तो भी आप बता सकते हैं। चलिए, डाउट नहीं आ रहा है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे एक लो इनकम ट्रैप होता है जो हमारे एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचाता है। तो जब आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हमारा एग्रीकल्चर के और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं उसको हम देखेंगे। तो लो इनकम ट्रैप क्या है? ठीक है, लो इनकम ट्रैप क्या होता है कि आपकी आमदनी ही कम है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर किसान मतलब 85% लगभग किसान हैं, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, मतलब उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 10 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। हमारे पास 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। तो उनका इनकम भी कम है क्योंकि उनकी पैदावार उतनी नहीं है। जब इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर करने के बाद सेविंग भी कम होगी। जब सेविंग कम होगी तो उसी सेविंग से जब आप अपने फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी कम होगा। ठीक है, अच्छे सीड खरीदना, अच्छे फर्टिलाइज़र खरीदना, अच्छे पेस्टिसाइड खरीदना, आप बढ़िया मैकेनाइज तरीके से अगर बुआई करना चाहते हैं, मैकेनाइज तरीके से अगर आप ट्रैक्टर यूज़ करना चाहते हैं बैल की जगह पे, वो नहीं कर पाते हैं। और जब ये नहीं कर पाएंगे तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो आपका इनकम कम है, उसके वजह से आपका सेविंग कम है, आपकी सेविंग कम है तो उसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, और क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, आप इतना उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ओवरऑल इनकम भी कम हो रहा है। मतलब एक साइकिल चलते जा रहा है, एक ऐसा कुचक्र बन गया है जिसकी वजह से किसान को सही तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है एग्रीकल्चर से, और ऐसे कुचक्र से हमारे 85% किसान गुजर रहे हैं। मतलब आपका आमदनी कम है तो उसके वजह से आपका सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, और प्रोडक्टिविटी कम है इसीलिए आपका एवरेज इनकम जो है वो कम है। तो ये कुचक्र में फंस चुका है किसान, इसको बोलते हैं हम लो इनकम ट्रैप। और इसका हम अगर देखें एक एग्जाम्पल, तो 16-17 में एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला था कि सारे सोर्सेज को मिला दिया जाए तो हम सारे सोर्सेज मतलब कि वेज का, आपका जो एग्रीकल्चर से आपको वेज मिल रहा है, आप कहीं और किसी किसान के खेत में आप काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए, मनरेगा का भी वेज जोड़ दिया जाए, आप खुद काम कर रहे हैं अपने खेत में अपने उत्पादन को बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, उसके साथ साथ आप अगर पशुपालन का काम भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मिला दें तब भी आपका मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम हमारे देश में किसानों का 9,000 रुपये प्रति महीना है। ठीक है, तो अगर सारे इनकम को आप मिला दें, चाहे वेज हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, चाहे वो पशुपालन हो, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे एवरेज इनकम एक किसान का 9,000 रुपये। तो यही चीज़ को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लो इनकम ट्रैप से आपको किसान को बाहर निकालना है, पहला काम। दूसरा है अपने पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करना है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा काम होगा हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या देखना है, कोई और टॉपिक आपको ध्यान में आ रहा है जो इससे जुड़ा हुआ है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आपको ठीक करना है, आपको एग्रीकल्चर मार्केट को ठीक करना है, आपको लैंड को लेके रिफॉर्म करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट कर रही हैं। शुगर इंडस्ट्री की एक स्पेशल सेशन लेंगे हम लोग, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है? क्योंकि कॉटन रिलायबल क्रॉप नहीं है। कॉटन जो है बहुत ही अनरिलायबल क्रॉप होता है, क्योंकि कॉटन में अगर जब वो पक रहा है, कॉटन जब बन रहा है, उस समय अगर बारिश हो जाए या उस समय सही तरीके से इरिगेशन नहीं मिले तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए जो महाराष्ट्र और गुजरात के और यूपी के किसान जो कॉटन पे डिपेंडेंट थे, ज़्यादातर महाराष्ट्र और आपके गुजरात के किसान थे, वो अब डिपेंड करते हैं शुगर केन पे। लेकिन शुगर केन की अपनी दिक्कतें हैं। शुगर केन में आप शुगर केन के अरियर की बात करते हैं, जो शुगर केन की इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है एग्रीकल्चर में, हम सब पढ़ेंगे, हम फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम एफसीआई के पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम स्पेशल पीडीएस के जो अलग अलग स्टेट की इनोवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने एग्रीकल्चर के सीरीज़ में। तो आज पहला सीरीज़ था जिसमें हमने एमएसपी को पढ़ा है, हमने लो इनकम ट्रैप को पढ़ा है और साथ में हमने एफडीआई भी रिवाइज किया है। तो कल हम आगे जाएंगे, एक करंट अफेयर का टॉपिक लेंगे और उसके बाद हम उठाएंगे अपने एग्रीकल्चर सीरीज़ के टॉपिक को। तो कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं तक होगी, कोई डाउट होगा तो आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।